हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। चैप्टर का क्या नाम है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर से राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो चैप्टर है वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रसायन। बताओ सरफेस केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। सरफेस का मतलब पृष्ठ और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पर है रसायन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पृष्ठ रसायन क्या होती है। तो पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के पृष्ठ की प्रकृति एवं पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन कहलाती है। पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री जो है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के पृष्ठ क्या होता है उसको हम अभी पढ़ेंगे। पृष्ठ की प्रकृति एवं पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। तो देखिएगा, पृष्ठ रसायन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पृष्ठ क्या होती है। पृष्ठ क्या होती है? तो पृष्ठ को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा, किसी ठोस या द्रव की सतह से 1 नैनोमीटर गहराई का वह भाग जिसमें असंतुलित बलों युक्त अवयवी कण उपस्थित हो को पृष्ठ कहा जाता है। किसी ठोस या द्रव की सतह से 1 नैनोमीटर गहराई का वह भाग जिसमें असंतुलित बलों युक्त अवयवी कण उपस्थित हो को क्या कहा जाता है? बताओ, पृष्ठ कहा जाता है। देखिएगा, इसको हम समझते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है। ये क्या है? मान लो ठोस पदार्थ। बताइएगा, कोई भी पदार्थ हो वो किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से। तो ये पदार्थ भी अवयवी कणों से मिलकर बना है। कुछ अवयवी कणों के मैं यहाँ पर नोटेशन बना रहा हूँ। ये अवयवी कण है मान लो, ठीक है, ये अवयवी कण है। कुछ कण इसकी सतह पर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस पदार्थ के अवयवी कणों पर लगने वाले आकर्षण बल की। तो देखिएगा, इस पदार्थ के अंदर की ओर हम किसी एक कण की कल्पना करते हैं। ये वाले कण की हम कल्पना कर रहे हैं मान लो। बताओ, ये कण जो है ये चारों तरफ से इसी प्रकार के कणों से घिरा हुआ है कि नहीं है? घिरा हुआ है। तो बताओ, इस कण के ऊपर चारों तरफ से जो कण हैं वो इस कण के ऊपर आकर्षण बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो इधर भी आकर्षण बल लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। मतलब चारों तरफ उपस्थित जो कण हैं वो इस कण को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो चारों तरफ से एक समान प्रकार का बल इस कण के ऊपर लग रहा है। तो इसी प्रकार जितने भी कण हैं ना अंदर की ओर, उन कणों के ऊपर एक समान प्रकार का आकर्षण बल चारों तरफ से लगता है, जिस कारण से क्या होता है? उस कण पर लगने वाला कुल बल 0 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि उस कण के ऊपर जो बल लग रहा है वो क्या है? संतुलित है। ठीक है, लेकिन यदि हम इस पदार्थ की
सतह से 1 नैनोमीटर की गहराई में उपस्थित कणों को यदि हम देखें, तो जैसे मान लो ये कण है, ठीक है, इन कणों के ऊपर जो बल लगते हैं वो संतुलित नहीं होते। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं होते संतुलित? क्योंकि देखो इन कणों के नीचे कण हैं, इन कणों के बाएं दाएं कण हैं, लेकिन इन कणों के ऊपर कण है क्या? इन कणों के ऊपर तो क्या है बताओ? वायु है कि नहीं है? बताओ यहाँ पर वायु है कि नहीं है? यहाँ पर क्या है? वायु। तो ऊपर की ओर से तो इनके ऊपर कोई आकर्षण बल लगेगा नहीं, बाईं ओर से लगेगा, दाईं ओर से लगेगा, नीचे से लगेगा, ठीक है, जिस कारण से इन कणों पर लगने वाला जो बल होगा वो संतुलित नहीं होगा। तो ये जो 1 नैनोमीटर की गहराई का भाग है ना, जिसमें उपस्थित अवयवी कणों पर असंतुलित बल कार्य कर रहे हैं, इस 1 नैनोमीटर की गहराई का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। तो आपको पृष्ठ की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि किसी ठोस या द्रव की सतह से 1 नैनोमीटर की गहराई का वह भाग जिसमें असंतुलित बलों युक्त अवयवी कण उपस्थित हो को क्या कहा जाता है? पृष्ठ कहा जाता है। एक बार वापस से समझ लीजिएगा कि जो कण अंदर है उनके ऊपर तो संतुलित बल कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उन कणों के चारों तरफ क्या उपस्थित है? कण उपस्थित है। लेकिन जो सतह से 1 नैनोमीटर की गहराई में उपस्थित कण है उनके ऊपर की ओर कण क्या है? अनुपस्थित, जिस कारण से उनके ऊपर जो आकर्षण बल कार्य करते हैं वो संतुलित नहीं हो पाते, अर्थात क्या होते हैं? असंतुलित। तो आपको पृष्ठ की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अधिशोषण की। देखिएगा अधिशोषण क्या होता है? किसी ठोस या द्रव की पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं के एकत्रित होने की परिघटना को अधिशोषण कहा जाता है, अर्थात अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। मान लीजिएगा हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है या फिर मान लो हमारे पास कोई द्रव पदार्थ है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको एक बात समझनी आवश्यक है कि जो पृष्ठ है ना वो ठोस या द्रव की ही डिफाइन है, गैस की पृष्ठ डिफाइन नहीं होती, गैस की कोई पृष्ठ नहीं होती, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं होते, इधर उधर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। तो अधिशोषण का क्या मतलब है? मान लीजिएगा हमारे पास में कोई ठोस या कोई द्रव पदार्थ है, इस ठोस या द्रव पदार्थ की पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं के एकत्रित होने की परिघटना को क्या कहा जाता है? अधिशोषण। जैसे ये मान लीजिएगा कोई ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ की पृष्ठ पर अन्य पदार्थ के कण आकर के क्या हो गए? एकत्रित हो गए, चिपक गए। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े को आपने पानी में डाला और डाल के बाहर निकाल लिया, तो बताओ जो पानी के कण हैं वो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ऊपर चिपक जाएंगे कि नहीं चिपकेंगे? चिपक जाएंगे। तो ये जो परिघटना है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। किसी ठोस या द्रव की पृष्ठ पर किसी ठोस या किसी द्रव की पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं के एकत्रित होने की परिघटना को अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण एक क्या है? पृष्ठीय घटना। वापिस से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक कोई ठोस पदार्थ है या मान लीजिएगा द्रव पदार्थ है। इस ठोस या द्रव की ये सतह है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस सतह से 1 नैनोमीटर की गहराई का मैंने भाग मान लिया, ठीक है। ये जो मोटाई आपको दिखाई दे रही है 1 नैनोमीटर की है। इस पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के कण आके मान लो चिपक गए कुछ इस प्रकार से। तो ये जो परिघटना है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अब हम बात करेंगे अधिशोषक क्या होता है। वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया, लकड़ी के टुकड़े को आपने पानी में डाला और डाल के तुरंत बाहर निकाल लिया, तो बताओ पानी के कण लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चिपक जाएंगे, उसकी पृष्ठ पर चिपक जाएंगे। तो जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, वो क्या है? अधिशोषक। वो क्या है? अधिशोषक, ठीक है।
तो वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषक। और अधिशोष्य क्या होता है? देखिएगा, अगला जो पॉइंट है अपना वो है अधिशोष्य। वह पदार्थ जो अधिशोषक की पृष्ठ पर एकत्रित होता है उसे अधिशोष्य कहा जाता है। लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालकर तुरंत बाहर निकाल लिया, तो बताओ पानी के कण लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चिपक जाएंगे। वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो ऊपर से क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। तो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो तो क्या है? अधिशोषक। और जो पानी के कण हैं या पानी के जो अणु हैं वो क्या है? अधिशोष्य हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर चित्र भी बना रखा है, आप देख पा रहे हैं। ये पदार्थ है तो ये अधिशोषक हो गया, और ये वो कण है जो इस पदार्थ की सतह पर आकर चिपक गए, पृष्ठ पर आकर चिपक गए, तो ये क्या है बताओ? अधिशोष्य है। ठीक है। अधिशोषण के उदाहरण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चौक द्वारा स्याही का अधिशोषण। एक चौक आप लीजिएगा, चौक जो आप क्लास में जो टीचर काम में लेता है उस चौक की बात कर रहा हूँ मैं। उस चौक को आप स्याही में डुबोइएगा, ठीक है, फिर उसको बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो बताओ वो जो चौक होगी वो ऊपर से कैसी हो जाएगी? नीली हो जाएगी। तो बताओ चौक क्या करती है? स्याही का अधिशोषण करती है। सक्रिय चारकोल द्वारा नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि गैस का अधिशोषण। सक्रिय चारकोल द्वारा नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि गैस का अधिशोषण। सक्रिय चारकोल का मतलब होता है जो कोयला होता है उसका पाउडर फॉर्म, कोयले का पाउडर क्या कहलाता है? सक्रिय चारकोल कहलाता है। उस चारकोल के द्वारा नाइट्रोजन, अमोनिया आदि गैस का क्या कर लिया जाता है? अधिशोषण। जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक कांच की बोतल है, ठीक है, उस बोतल में मान लो आपने हाइड्रोजन गैस भर रखी है। कौन सी गैस भर रखी है? हाइड्रोजन। आप चाहते हो कि उस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर उस बोतल में कम हो जाए। मान लीजिएगा उसमें उसका प्रेशर जो है, उस बोतल में उस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 0.5 atm है, कल्पना कर रहे हैं। आप चाहते हो कि इसका प्रेशर कम हो जाए तो आप उसमें थोड़ा चारकोल मिला के बोतल को हिलाओ, तो जो गैस के कण है ना वो चारकोल के कणों के ऊपर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित, और उस बोतल में गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। जैसे मान लीजिएगा कोई कमरा है, कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा नमी हो चुकी है, ठीक है, आप चाहते हो कि उस कमरे की नमी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो वहाँ पर आप एक सिलिका जेल नाम से कोई पदार्थ आता है, उसको कमरे में रख दो, तो सिलिका जेल क्या करेगा? सारी की सारी नमी को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा। तो बताओ जलवाष्प क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या नमी क्या हो जाएगी? कम। निकल पीटी द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। तो अधिशोषण के 4 एग्जाम्पल्स कम से कम आपको याद रखने हैं, जो यहाँ पर नोट्स में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चौक द्वारा स्याही का अधिशोषण। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जो चौक को जब आप स्याही में डाल के बाहर निकालते हो ना, तो जो चौक है वो ऊपर से क्या हो जाती है? नीली, लेकिन अंदर से नीली नहीं होती है। अब हम आगे वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अवशोषण पढ़ेंगे। अवशोषण में क्या होता है? जो कण होते हैं वो पदार्थ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अधिशोषण में क्या होता है? कण पदार्थ के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। तो चौक को जब आप स्याही में डालते हो और बाहर निकालते हो तो चौक के द्वारा स्याही का क्या होता है? अधिशोषण होता है। वो स्याही अंदर नहीं जाती है चौक के, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सक्रिय चारकोल द्वारा नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस आदि का क्या होना? अधिशोषण। सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। निकल पीटी द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। अब हम पढ़ेंगे विशोषण क्या होता है। देखिएगा, विशोषण अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य के कणों का पृथक होना विशोषण कहलाता है। अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य के कणों का क्या हो जाना? पृथक हो जाना क्या कहलाता है? विशोषण। जैसे मान लीजिएगा कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की पृष्ठ पर आकर कोई दूसरे पदार्थ के कण चिपक गए, तो ये तो क्या है? अधिशोषण। अब वो कण वापस यदि हट जाएं
तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विशोषण। जैसे मान लीजिएगा अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाला, ठीक है, डालते ही बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो बताओ पानी के कण लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चिपक गए, तो ये तो क्या है, अधिशोषण है। फिर उसको आप धूप में रख दो तो वापस सूख जाएगा, वो पानी के जो कण हैं वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, वो लकड़ी का टुकड़ा वापस सूख जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, विशोषण है। अब हम बात करेंगे अवशोषण क्या होता है। किसी ठोस अथवा द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को पृष्ठ व आंतरिक भाग दोनों के द्वारा समान रूप से ग्रहण करना अवशोषण कहलाता है। किसी ठोस अथवा द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को पृष्ठ व आंतरिक भाग दोनों के द्वारा समान रूप से ग्रहण करना क्या कहलाता है, अवशोषण। जैसे मान लीजिएगा अभी जो मैंने लकड़ी के टुकड़े का एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को वापस से ले रहा हूँ। इतनी देर तो मैं क्या कर रहा था, लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल रहा था, डालते ही तुरंत बाहर निकाल रहा था। तो बताओ जो पानी के कण है वो ऊपर ऊपर ही चिपक रहे थे, तो ये प्रक्रिया तो क्या है, अधिशोषण। लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़े को आप पानी में डाल के छोड़ दो एक रात के लिए, दूसरे दिन सुबह उसको वापस बाहर निकालो, तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि जो पानी के कण हैं वो उसकी पृष्ठ पर तो चिपके ही हैं, साथ ही साथ अंदर भी चले गए, समान रूप से पृष्ठ एवं अंदर दोनों भाग में आपको कण प्राप्त होंगे। तो ये प्रक्रिया क्या है, अवशोषण है। अवशोषण में क्या होता है, पृष्ठ पर तो कण रहते ही हैं, अंदर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, अवशोषण। अवशोषण के उदाहरण, चौक द्वारा जल का अवशोषण। जैसे आप चौक को जल में डाल दो, चौक को किस में डाल दो, जल में, तो वो जो चौक होगी वो ऊपर से भी गीली हो जाएगी और अंदर से भी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। लेकिन स्याही में डालोगे ना तो क्या होगा, ऊपर से तो नीली होगी लेकिन अंदर से नीली नहीं होगी। तो चौक स्याही का तो क्या करती है, अधिशोषण, और जल का क्या करती है, अवशोषण। अवशोषण करने का मतलब पृष्ठ के ऊपर भी जल के कण रहेंगे और अंदर भी जल के कण रहेंगे। जल द्वारा अमोनिया गैस का अवशोषण, ठीक है, जल में अमोनिया गैस घुलती है कि नहीं घुलती, घुलती है, ठीक है। जल द्वारा CO2 गैस का अवशोषण, निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अधिशोषण के कोई 2 उदाहरण या अधिशोषण का कोई एक उदाहरण लिखो। तो ये 4 उदाहरण हैं जो आप याद कर सकते हैं, एक पूछे या 2 पूछे, जो भी पूछे आप वहाँ पर लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। देखिएगा, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जो केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर संपन्न होता है। अधिशोषण केवल कहाँ पर संपन्न होता है, पृष्ठ के ऊपर। अवशोषण जो है वो संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से क्या होता है, संपन्न होता है, पृष्ठ के ऊपर भी और अंदर भी, ठीक है। दूसरा अंतर है, अधिशोषण जो होता है वो प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, बाद में इसकी गति धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि देखो अधिशोषण में क्या होता है, किसी पदार्थ की पृष्ठ के ऊपर अन्य पदार्थ के कण आके चिपकते हैं, तो शुरू में तो क्या होती है, जगह पूरी खाली रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, कण आके चिपकेंगे तो जगह खूब सारी खाली रहेगी, तो शुरू में तो कण भागे भागे आएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, जगह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ऊपर वाली सतह जो है वो जो पृष्ठ है वो बढ़ती जाएगी, तो बाद में जो कण आएंगे उनकी गति क्या हो जाएगी, धीमी। जैसे मान लीजिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिएगा एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कोई क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर बच्चे जाके जब बैठेंगे तो बताओ शुरू में जो बच्चे आते हैं वो भागे भागे आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी जगह खाली है, घेर लो जगह। बाद में क्या होता है, क्लास जब बढ़ जाती है तो बाद वाले बच्चे सोचते हैं चलो रे यार अपन तो धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, अब बच्चों की स्पीड क्या होती जाएगी, आने की कम होती जाएगी। शुरू में ज़्यादा रहती है क्योंकि बच्चे सोचते हैं हमें अच्छी जगह प्राप्त हो, अच्छी जगह हम बैठें, तो वो वाली बात है। पृष्ठ जो है वो शुरू में एकदम से खाली रहती है, शुरू में एकदम से क्या रहती है, खाली। तो जब अन्य पदार्थ के कण आएंगे तो शुरू में तो तेज़ गति से आएंगे, लेकिन बाद में पृष्ठ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो अब कण क्या होंगे, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, बाद में इसकी गति धीमे हो जाती है। और अवशोषण जो होता है वो प्रारंभ से अंत तक एक समान गति से संपन्न होता है। प्रारंभ से अंत तक एक समान गति से क्या होता है, संपन्न होता है,
इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अधिशोषण के प्रकार, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो एक बार आप यहाँ तक इसको स्टडी कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये समस्या एक बार वापस से इसको समझाओ। तो मैं अच्छा प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।